नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में जहां पर हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमारे विजय बैच सीरीज में कर रहे हैं। इस सेशन में हम जीएस 3 के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पर हम 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एचएएस का मेंस एग्जाम का पैटर्न है। ये है डे 23। इस सेशन में हम जीएस 3 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना चाहिए हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला के इस्तेमाल से। तो 3 स्टेप फॉर्मूला में सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डायरेक्टिव वर्ड क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम आंसर करेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या दिए हुए हैं और उन कीवर्ड्स का कितना नंबर है, यानी कि कितने माइक्रो क्वेश्चंस है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ईच एंड एवरी माइक्रो क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के स्ट्रक्चर के साथ आंसर करना है। तीसरी ये बात है कि आपको उन आंसर्स में एक वाव फैक्टर लाने के लिए रिपोर्ट्स का, केस स्टडीज का, हिमाचल स्पेसिफिक डेटा का इस्तेमाल करना है। तो इन 3 स्टेप्स के इस्तेमाल से हम अपने आंसर्स को टॉपर्स के आंसर्स के इक्वल बना सकते हैं और वही चीज हम इनमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड। कई बार कमीशन पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये है इश्यूज, कंसर्न्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कन्वेंशंस का हमारा जो जीएस 3 का टॉपिक है, यूनिट 3 सब यूनिट 1 का, उसमें से पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन पर ये क्वेश्चन पूछा गया। आइडेंटिफाई सबसे पहले हमें करना है कि ये डायरेक्टिव वर्ड क्या है, व्हाट, यानी कि डिस्क्राइब करना है आपको। यहाँ रामसर कन्वेंशन पर पूछा गया है, तो सबसे पहले हम रामसर कन्वेंशन के बारे में एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना, एक लाइन लिखेंगे, फिर हम फीचर्स इसके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि रामसर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे वेटलैंड्स जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि उनका कंजर्वेशन हो सके, वहां के बायोडाइवर्सिटी का सपोर्ट मिल सके और वो इकोसिस्टम रिलेटेड रिसोर्सेस जो प्रोवाइड करता है वो ह्यूमन एंड ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये मेन हमारा एम है इस कन्वेंशन के थ्रू, वेटलैंड्स का कंजर्वेशन। ये फर्स्ट मॉडर्न ट्रीटी है बिटवीन नेशंस एम्ड एट कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस व्हिच आर रिलेटेड टू द वेटलैंड्स। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1971 में किया गया था और ये ईरान के रामसर टाउन में किया गया था। इस वजह से इसे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कहा जाता है और सिंस देन इसे जो है रामसर कन्वेंशन कहा जाने लगा। मेन फीचर्स क्या है इसके, तो हमने डिटेल्स दे दिए रामसर कन्वेंशन के, क्या इसका मेन एम है और हम बता रहे हैं कि कब ये कन्वेंशन जो है पहली बार इसे लाया गया था। अब फीचर्स बताते हैं हम। सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स एज वेटलैंड्स। तो कुछ हैबिटेट्स जहां पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बर्ड्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, छोटे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, या फिर इंसेक्ट्स अलग अलग तरह के हैं जो कि एक वाटर बॉडी से रिलेटेड हैं। तो ऐसे एरिया को हम रामसर कन्वेंशन के थ्रू अगर वेटलैंड ऑफ इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उसको टैग करेंगे तो उसको कंजर्वेशन और अलग अलग तरह का सपोर्ट जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके से टैग जब उसको मिल जाता है इस कन्वेंशन के तहत, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसका कंजर्वेशन जो है उससे रिलेटेड एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो क्लासिफाई करना इन वेटलैंड्स को, इन हैबिटेट्स को एज वेटलैंड्स, ये सबसे पहली बात है। तो वेटलैंड्स इस स्पेसिफिक कन्वेंशन में डिफाइन किया गया है। मार्श, स्वैम्प्स, मड फ्लैट्स, मैनग्रोव्स, इन सभी को कहा जाता है। लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है इस कन्वेंशन के तहत, तो उसे रामसर लिस्ट कहा जाता है। और हमारे 75 से ज्यादा साइट्स इंडिया में जो है रामसर लिस्ट के पार्ट है। तो इन सभी को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साथ में नेशनली कंजर्व करने से रिलेटेड एफर्ट्स इन पर लगाए जाते हैं। तो ये लिस्ट जो बनाई जाती है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस लिस्ट के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ में
में हाईली वल्नरेबल जो साइट्स है उनको भी ये कन्वेंशन केटर करता है। और ये रामसर कन्वेंशन के तहत जो लिस्ट बनाई गई है, जिसे हम लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स कहते हैं, इन रामसर साइट्स में से कुछ साइट्स को हाईली वल्नरेबल माना जाता है, यानी कि ऐसे साइट्स में कोई बायोडाइवर्सिटी और उनका जो उस एरिया में जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है जल्द ही, तो उसको हाईली वल्नरेबल माना जाता है। और ऐसे हाईली वल्नरेबल साइट्स को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड नाम के इस एक और लिस्ट का पार्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो इस लिस्ट का पार्ट बनाने पर और भी ज्यादा कंजर्वेशन से रिलेटेड एफर्ट्स लगाए जाते हैं और ऐसे एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। तो ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ में ये जो कन्वेंशन के तहत कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, उससे इंटरनेशनल कंसेंसस इन साइट्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड और स्टैंडर्डाइज करना पूरा का पूरा प्रोसीजर जो इन साइट्स के कंजर्वेशन का प्रोसेस है वो किया जाता है, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स हमने लिख दिए, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है आंसर किया, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट एक चीज, इंडियाज आर्टिक पॉलिसी। ठीक है, आर्टिक पॉलिसी अभी भी काफी ज्यादा रिलेवेंट है। आर्टिक में हम देख रहे हैं कि इंडिया अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रहा है। आर्कटिक जो रीजन है उस रीजन में जो रिसर्च है उससे रिलेटेड एफर्ट्स को और भी ज्यादा आगे ले जाने के लिए। ये सेम टॉपिक से है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का देखा था, और ये 60 वर्ड्स में 4 मार्क्स के लिए आपको आंसर करना है। डायरेक्टिव वर्ड है डिस्क्राइब, और क्या डिस्क्राइब करना है? इंडिया का आर्टिक पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बता दे रहे हैं एकदम से इंडियन जो एफर्ट्स है उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा इस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए गए हैं, रिलीज्ड इंडियाज आर्टिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीज पूछी गई है, एकदम हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे सीधा सीधा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इट इज टाइटल्ड एज इंडिया एंड द आर्टिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनके टाइटल और उनके थीम्स आपको याद कर लेने हैं। मेंस में अगर आप कोट करते हो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है बैठता है। कई लोग तो सीधा बस यही लिखेंगे कि ये पॉलिसी रिलीज की गई बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं, मिनिस्ट्री का नाम और उसका टाइटल भी। तो ये चीज है ही एक एक आधा आधा मार्क जो एक्स्ट्रा आप ईच क्वेश्चन में खींचते हो, उस तरीके से ही आपका स्कोर बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने लिख दी और यहाँ पर हमने बता दिया इट इज टू एनहांस कंट्रीज कोऑपरेशन विद द रिसोर्स रिच एरिया है वो, रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग रीजन है वो, रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सारी चीजों की वजह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो हमें उससे रिलेटेड पॉलिसी बनानी है ताकि हम इंडिया के एफर्ट्स को जो है कोऑर्डिनेट कर सके और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जो है इंक्रीज कर सके। इसके 6 पिलर्स है, सारे 6 पिलर्स हम बता देते हैं यहाँ पर। स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च एंड कोऑपरेशन, जिसके तहत हमारे जो बेसिस है वहां पर, फॉर एग्जांपल हिमाद्री जो बेस है, इस के थ्रू रिसर्च जो है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल आर्टिक प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए चैनलाइज एंड हार्नेस एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज जो उससे रिलेटेड है और फर्दर रिसर्च करने का काम किया जा रहा है। यानी कि इन बेसिस और इस तरीके के और भी बेसिस को एस्टैब्लिश आगे हम करें, साथ के साथ हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसे भी और आगे बढ़ाना, उसमें और डेप्थ लाने की कोशिश की जा रही है। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दूसरा पिलर है। इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग विद पार्टनर्स, ताकि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पर वेरिएशंस हो रहे हैं उनको जो है ध्यान में रखते हुए हम जो पूरे वर्ल्ड के एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज वेरियस अदर एक्टिविटीज को क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से देखें और आर्टिक का जो वल्नरेबिलिटी है, आर्टिक रीजन को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको भी एसेस करें, राइट। तो इन चीजों को ध्यान में रखा गया है। साथ में कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इन द आर्टिक मीथेन एमिशंस। ठीक है, तो मीथेन एमिशंस वहां पर हो रहे हैं और ये और भी क्लाइमेट चेंज को फर्दर पुश कर रहा है, राइट। तो मीथेन बिकॉज हम जानते हैं कि वन ऑफ द ग्लोबल हम कह सकते हैं कि वार्मिंग गैसेस है, वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी हाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में भी, तो इस वजह से ये जो एमिशन से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक चीज हमने लिख दी। और इन जनरल आर्टिक रीजन को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है। आर्टिक रीजन के आसपास और उस रीजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं वो भी सस्टेनेबल वे में होना चाहिए, और जो पूरे वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए। साथ में ऐसा होना चाहिए कि हम आर्टिक रीजन को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस करते हुए चले।
क्योंकि उसका इफेक्ट वहां पर भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से आर्कटिक रीजन को ध्यान में रखा जाए। इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिंग इन फील्ड ऑफ शिप बिल्डिंग विद पार्टनर्स हु हैव रिलेवेंट एक्सपर्टीज एंड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन सीफेयरर्स टू क्रू। ठीक है, ऐसे रीजन्स में जाने के लिए, आर्कटिक क्योंकि बहुत ही हार्श रीजन है हम जानते हैं, तो वहां पर जाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और शिप बिल्डिंग इससे रिलेटेड उसमें कोऑपरेशन की जरूरत है, वो हम इंश्योर करें। गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि हम अपने लेवल पर और वर्ल्ड के साथ कोऑपरेट करते हुए ये एसेस कर सके कि हमारी पॉलिसी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, क्लाइमेट चेंज एंड आर्कटिक रीजन सभी को ध्यान में रखते हुए ये चीज करनी है। नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है यहाँ पर, जहां हम नेशनल कैपेसिटी को डेवलप करने की कोशिश करें ताकि ऐसे रीजन से रिलेटेड रिसर्च और भी ज्यादा की जा सके। आर्कटिक रीजन इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में थर्ड पोल यानी कि हिमालयास जो है वो एरिया लोकेटेड है। तो आर्कटिक रीजन में जो भी हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे वो हम जो है इम्प्लीमेंट एंड अप्लाई कर सकते हैं हमारे जो बहुत ही नियर कंडीशन से, नियर के जो हिमालय रीजन है वहां के कंडीशंस को सूट करते हुए, राइट। तो ये चीजें कॉमन बैठ रही हैं, तो इस वजह से नेशनल कैपेसिटी इससे रिलेटेड डेवलप करने की जरूरत है। और यहाँ पर बिल्डिंग शिप्स से रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग है वो इंडिया में होनी चाहिए ऐसे रीजन्स में, ताकि इन शिप्स को ले जाया जा सके, राइट। तो ये सारी चीजें इसके पिलर्स है और ऐसे हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया। तीसरा क्वेश्चन, define sustainable agriculture, explain the thrust areas under national mission for sustainable agriculture। ठीक है, NMSA national mission for sustainable agriculture एंड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, ये दो जो मिशन है ये हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं GS 3 यूनिट 3 सब यूनिट 2 का। तो इस वजह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया और प्रीवियसली ये 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन के दो पार्ट से आप देख सकते हो। सबसे पहले तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है वो आपको बताना है, फिर थ्रस्ट एरियाज आपको बताने हैं NMSA के। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। तो दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को आंसर करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। ये डिफाइन किया जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को इस तरीके से परफॉर्म करना सस्टेनेबल, यानी कि अभी के जो नीड्स है उनको तो हम फुलफिल कर ही रहे हैं विदाउट एग्जॉस्टिंग सॉइल फर्टिलिटी, इरिवर्सिबल डैमेज जो हमारे एनवायरनमेंट को हो रहा है, ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एग्रीकल्चरल लैंड और साथ में जो रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर के लिए वो अवेलेबल हो। सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम्स आर दोस दैट जिससे जो है लीस्ट टॉक्सिसिटी रिलीज होती है, लीस्ट एनर्जी का यूज करके ये एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज है वो किए जाते हैं। येट मेंटेन हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहती है, लेकिन टॉक्सिसिटी और साथ में एनर्जी यूसेज बहुत ही कम होता है। उसी से हम ऐसा सस्टेन कर सकते हैं कि रिसोर्सेज हमने कम यूज किए बट प्रोडक्टिविटी हाई है और ये रिसोर्सेज आगे के जनरेशन के लिए भी अवेलेबल है। एनवायरमेंट पर भी कोई भी इम्प्लीकेशंस इसके नहीं है, सोशल इम्प्लीकेशंस नहीं है, राइट। लो इनपुट एग्रीकल्चर इसे कहा जाता है और मेनली जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर हम इससे रिलेट कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो है वैरायटी ऑफ अप्रोचेस इसमें हम अपनाते हैं, जहां पर प्लानिंग लेवल पर लोकल ज्योग्राफी को ध्यान में रखा जाता है कि एग्रीकल्चर की वजह से लोकल, जैसे अगर हम हिमालयन रीजन जैसे हिमाचल है वहां पर एग्रीकल्चर अगर करेंगे तो हमारी प्रायोरिटीज अलग होंगी, जो तरीका होगा अलग होगा इन कंपैरिजन टू लेट्स से उत्तर प्रदेश में अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि गैंजेटिक प्लेन्स है वो, राइट, तो अलग होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना सबसे पहला पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ। साथ में सॉइल कंडीशन वहां की कैसी है, लोकल क्लाइमेट कैसा है, पेस्ट कैसे हैं, लोकल इनपुट्स किस तरीके के हैं और फार्मर का गोल क्या है, इन चीजों को ध्यान में रख के एग्रीकल्चर को जब हम करते हैं, प्लान करते हैं अच्छे से, दैट इज वन पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इसके साथ NMSA derives a mandate from sustainable agriculture mission, one of the 8 missions जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का वन ऑफ द 8 मिशंस के हम कह सकते हैं NMSA है। और ये NMSA फॉर्मुलेट किया गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। आप देख सकते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए बट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है, मेनली रेनफेड एरियाज जो है वहां पर, ठीक है, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा ऐसा इलाका है जो कि मोस्टली रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज कम है।
तो ऐसे एरियाज में हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाने से रिलेटेड और इसको जो है एनवायरनमेंट और सोशल इम्प्लीकेशंस ना हो उसको ध्यान में रख के और फ्यूचर जनरेशंस के लिए चीजें अवेलेबल हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के एग्रीकल्चर को करना है। ये मिशन उस तरफ हमें ले जाता है। तो इसके थ्रस्ट एरियाज क्या है, मेन एरियाज क्या है, एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स इसमें अगर हम देखें तो इम्प्रूव्ड क्रॉप सीड्स कैसे हम करेंगे, क्रॉप के जो सीड्स है वो इम्प्रूव्ड होंगे, लाइफ स्टॉक एंड फिश कल्चर्स जो है हम कर रहे हैं वो इम्प्रूव्ड होंगे और इंटीग्रेटेड होंगे। यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट वे में काम करने के लिए और भी ज्यादा प्रोडक्टिव लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल कर हम जो है ये सारा इनपुट को यूज कर रहे हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी हमारी होगी, ठीक है, जहां पर वाटर जो यूसेज हो रहा है ऐसा नहीं कि बहा दिया पूरा और फिर सारा टॉप सॉइल बह जा रहा है, तो ये एक इनएफिशिएंट वे है। तो एफिशिएंट वे होगा, ड्रिप इरिगेशन हो गया या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर का अवेलेबल किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं रेनफेड एरिया डेवलपमेंट रीजन में। तो ये सारे जो है इरिगेशन से रिलेटेड मैंने बताया आपको। रेनफेड एरियाज में हम उस एरिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके का हमारा जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना चाहिए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ताकि न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो, ढेर सारा यूरिया डाल दिया तो वैसे तो वेस्ट होगा, बह जाएगा, तो वो ये ना हो, ये कैसे हम कर सकते हैं उसके तरफ। इसमें एक चीज हम कह सकते हैं नैनो यूरिया का यूसेज करना, ये एक स्टेप हो सकता है एनएमएसए में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की तरफ, राइट। तो ऐसे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। इसके साथ इनकम अपॉर्चुनिटीज और भी एडिशनली जो फार्मर्स है उन्हें प्रोवाइड हो। ट्री प्लांटेशन जो फार्म लैंड है वहां पर इन ट्रीज से भी कुछ जो है बेनिफिट हो रहा है, टिम्बर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं हम, तो इन चीजों से फार्मर्स का भी भला होता है। हर मेद पर पेड़, इस मिशन को चलाया जा रहा है। ट्री प्लांटेशन जो क्रॉप लैंड है वहां पर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैम्बू वैल्यू चेन, जहां पर नेशनल बैम्बू मिशन जो है उसे चलाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनएमएसए का, ताकि बैम्बू के जो ट्रीज हैं वो अवेलेबल हो। और हम जानते हैं कि काफी ज्यादा कमर्शियल इसका जो है रिक्वायरमेंट होता है और कमर्शियल इसकी वैल्यू है, बट देन बैम्बू को ग्रो होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, उसकी सारी मेंटेनेंस, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए इसे सपोर्ट करने की जरूरत है जो गवर्नमेंट कर रही है। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि नए से नया जो टेक्नोलॉजी है वो सभी तक पहुंच सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एनएमएसए के बारे में बता दिया। मेकिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया सस्टेनेबल, उसमें एनएमएसए बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। सॉरी, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन 20 मार्क्स का 400 वर्ड्स में हमें आंसर करना है और ये अगेन एनएमएसए एमआईडीएच से रिलेटेड है, जहां पर एमआईडीएच पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये जीएस3 यूनिट 3 सब यूनिट 2 का टॉपिक है। मेजर इंटरवेंशन, डिस्क्राइब द मेजर इंटरवेंशंस व्हिच आर पार्ट ऑफ एमआईडीएच। सिंपल, तो एमआईडीएच के बारे में हम पहले लिखेंगे, उसके मेजर इंटरवेंशंस हम बताएंगे, ठीक है। एमआईडीएच इज व्हाट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ऑब्वियसली हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनको और एनहांस करना, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उनसे जो इनकम प्रोवाइड हो रहा है फार्मर्स को उसे बढ़ाना, ये मेन काम है। होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर कवरिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। तो हॉर्टिकल्चर की जब हम बात कर रहे हैं क्या क्या इसमें, फ्रूट वेजिटेबल्स है, रूट्स ट्यूबर्स हो गए, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर, एरोमेटिक प्लांट हो गए, कोकोनट, कैश्यू, कोको, बैम्बू, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो ये सारा हमने जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो है क्या वो हमने बता दिया। अंडर एमआईडीएच हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% ऑफ टोटल आउटले जो भी इसमें है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स में जो है हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने से रिलेटेड स्टेप्स ले रही है, ऑब्वियसली, क्योंकि हम जानते हैं हिमाचल का भी अगर हम देखें तो हॉर्टिकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। एप्पल जो है सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पार्ट बनते हैं। तो हॉर्टिकल्चर ऐसे रीजन्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है और इसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। 60% जो भी आउटले है इस मिशन का वो नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन्स के लिए जाएगा, 40% बाकी एरियाज के लिए और उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा। और साथ में इस 60% आउटले में 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, 90:10 वाला जो रेशियो है, बिकॉज दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 90:10 रेशियो होता है। तो वो चीज हमने सारा बहुत ही डिटेल में अच्छे से बता दिया।
साथ में MIDH में टेक्निकल एडवाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। इट इज नॉट जस्ट कि मिशन के बेनिफिट्स आपको मिल गए हो गया, तो टेक्निकल एडवाइस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल्स उनका सपोर्ट भी मिलता है ताकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया जा सके इन रीजन्स में। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मिशंस भी चलाए जा रहे हैं, सैफ्रॉन मिशन एंड अदर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इन सभी को चलाया जा रहा है इन एरियाज में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब मिशन इंटरवेंशंस की हम बात करते हैं, मेनली कैसे किया जाएगा, मेन इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है हम कह सकते हैं वो बता रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी सच एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सभी का यूज किया जा रहा है इन एरियाज में प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए। साइट को आइडेंटिफाई करना कि हर जगह तो हम इसे ग्रो नहीं कर सकते, अगर हम चाहे कि एप्पल जो है एकदम हॉट रीजन्स में तमिलनाडु केरला में ग्रो हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा, डेजर्ट एरियाज में नहीं हो पाएगा, राइट। तो इवन इन दीज हिली रीजन्स कौन सा साइट सबसे बेस्ट है इनको ग्रो करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड जो इंटरवेंशन है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो रिसर्च करना है कि कहाँ पर हम क्या चीज जो है प्लांट कर सकते हैं, किस तरीके से। सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी किस तरीके का स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, एक्वायर कैसे करना है, ये सब जो हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाएगा उस पर हम कह सकते हैं सारी की सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस मिशन का पार्ट है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वालिटी बेटर करना, जेनेटिक अपग्रेडेशन करना, जेनेटिक क्रॉप्स का क्या हम यूज कर सकते हैं, ये सब भी इसका पार्ट है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिमाचल में भी हम देखते हैं कि बहुत सारा प्लांटिंग मटेरियल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो इस स्पेसिफिक इसका मिशन का पार्ट है। तो यहाँ पर नर्सरीज को डेवलप करना, क्योंकि हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्सरीज, और नर्सरीज में जो है इनिशियल प्लांट डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो हाईटेक नर्सरीज हो, टिश्यू कल्चर यूनिट्स को डेवलप करना, वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन, डिजीज फ्री वेजिटेबल सीडलिंग्स जो है उनको प्रोड्यूस करने से रिलेटेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं। साथ में न्यू गार्डन्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके नए तरह के मशरूम प्रोडक्शन को और भी ज्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है। हमारे वेस्टर्न हिमालय की अगर हम बात करें तो गुची मशरूम बहुत ही ज्यादा न्यूज में, तो इन सभी को प्रमोट किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दिस मिशन। रिजुविनेशन और रिप्लेसमेंट, फेनाइल प्लांटेशन जो है, कैनोपी मैनेजमेंट, ये सब किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दिस। और वाटर रिसोर्सेज जो ऐसे एरियाज में चाहिए उनको भी अच्छे से मैनेज किया जाए, इससे रिलेटेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यहाँ पर किया जा रहा है। ऑब्वियसली हमें चाहिए कि जो मल्चिंग किया जाता है इन पेड़ों के नीचे, ताकि जो सॉइल फर्टिलिटी है, इवेपोरेशन और अलग अलग जो फ्लो है बारिश की वजह से उससे टॉप सॉइल फ्लो ना हो जाए, राइट। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं एज पार्ट ऑफ दिस। प्रिसिशन फार्मिंग डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन, जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक्टिविटीज हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल यूसेज बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में हम कर रहे हैं उसको इस मिशन के थ्रू किया जा रहा है। पेस्ट मैनेजमेंट का जो है यहाँ पर पूरा का पूरा मिशन है, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक मिशन। इसमें सर्टिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जा रहा है वो इस मिशन का पार्ट है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि अच्छे हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, ग्लोबली जो रिनाउंड है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर इनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दिस। ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर फील्ड से रिलेटेड, एंड पॉलिनेशन सपोर्ट थ्रू बी कीपिंग, तो बी कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सारा एक्टिविटीज का, वो भी किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है। पेस्ट जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, या जहां पर हार्वेस्ट हो गया उसके बाद हॉर्टिकल्चरल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है पेरिशेबल होते हैं, बहुत जल्दी खराब होते हैं, तो उनको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठंडे रीजन में पेस्ट फ्री एरियाज में उन्हें रखना होता है, तो वो सब किया जा रहा है। इवन मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, काफी डेलिकेट होते हैं, तो उनको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज इसके थ्रू किया जा रहा है, जिसके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। साथ में इनकी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, यानी कि अगर
लेट्स से कोई परफ्यूम बनानी है तो हॉर्टिकल्चर से हम कह सकते हैं अरोमेटिक प्लांट्स लिए जाएंगे, उनकी प्रोसेसिंग की जाएगी। तो ये सारा जो वैल्यू चेन है उसको कनेक्ट करना और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इस मिशन के थ्रू किया जा रहा है। तो हमने पूरा A to Z स्टार्टिंग से एंड तक का जो चीजें हैं वो पढ़ ली और इस मिशन के इंटरवेंशन को समझ लिया। तो इस तरीके से आपको लिखना है और इससे ये जो मिशन है इट एम्स एट अचीविंग इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ये हम लिख सकते हैं। ओके, इसके साथ लेट मी रिमाइंड यू, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। और मेंस क्रैश कोर्स हम लेकर आ गए आपके मेंस प्रिपरेशन को और भी अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए, जहां पर आपको हिमाचल जीके और जनरल स्टडीज का कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है अलॉन्ग विद मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स हो गया, 420 मॉडल क्वेश्चंस और लाइव डाउट सेशंस आपको दिए जा रहे हैं। इसके साथ ये जो आपको मिल रहा है ये आपको 10,000 में प्रोवाइड किया जा रहा है कोर्स। अगर आप चाहते हो कि आपके पास मटेरियल है, मुझे बस टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आपको हिमाचल जीके का मटेरियल फिर भी मिलेगा और मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जा रहा है, करंट अफेयर्स, 420 मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एचएएस एंड यूपीएससी के क्वेश्चंस, लाइव डाउट सेशंस के साथ 6,000 रुपीज में। दोनों ही कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप ये सेशंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।